हाय गाइस, वेलकम टू द। दोस्तों, इन्वेस्टिंग साइंस से ज्यादा एक आर्ट है। एक कंपनी के नंबर्स के बिटवीन द लाइंस चीजों को पढ़ना अपने आप में एक कला है। ऑल्दो ये पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स नंबर से भरी हुई होती है और ये पूरी स्टेटमेंट सबके पास पहुंचती है। पूरी दुनिया भर के पास ये स्टेटमेंट्स पहुंचती है। लेकिन इस नंबर को कौन सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है, ये डिसाइड करता है कि कौन बनेगा इंडिया का राकेश झुनझुनवाला और कौन बनेगा सिर्फ एक स्पेक्युलेटर जो थोड़े से प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में देयर आर सो मेनी नंबर्स, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स कि एक नॉर्मल माइंड के लिए इट बिकम्स सो मच ओवरवेलमिंग इन नंबर्स को इंटरप्रेट करना। इससे ये पता करना कि कंपनी का व्यू क्या फॉर्म हो सकता है, क्या मुझे इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या इसको पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए, इसको और देना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए या फिर आउटराइटली सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी पूरे ओवरवेलमिंग टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा आपके लिए आसान बनाने की इस सीरीज में, जहां पर हम एनालाइज करेंगे कंपनीज को। मैं आपके लिए कंपनीज एनालाइज करूंगा अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। अगर आपका भी मेरी तरह मन है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन इक्विटी के थ्रू करनी है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने गोल्ड के थ्रू करी, रियल एस्टेट के थ्रू करी, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं अपने बच्चे के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए मैं ये सारा पैसा इक्विटी में क्यों नहीं डाल कर सकता और इक्विटी के थ्रू मैं अपनी वेल्थ क्रिएशन क्यों नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के पार्ट बन सकते हैं। इस इक्विटी मार्केट में आपकी इंडेक्स इन्वेस्टिंग तो इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके लिए रिटर्न जनरेट कर सकती है वो है इक्विटीज, एज इन डायरेक्ट इक्विटी। वो चाहे रिलायंस का शेयर हो, टाटा मोटर्स का हो, एचडीएफसी का हो, आईसीसी बैंक का हो, इंफोसिस का हो, विप्रो का हो, डॉक्टर रेड्डी का हो, सन फार्मा का हो, किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, आप इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो और आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताने वाला हूं। कंपनी के एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मैनेजमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, आप वैल्यूएशन स्टडी कर सकते हैं, आप एक कंपनी को उसके पीयर से कंपेयर कर सकते हैं और न जाने क्या क्या। दोस्तों, सारे पैरामीटर्स एक वीडियो में डिस्कस करना तो बहुत ही ज्यादती होगी किसी भी एनालिसिस के साथ। इसीलिए हम इस सीरीज को धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे, जहां मैं एक एक क्लास के पैरामीटर पे आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसी है। My analysis should not be seen as a trading और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि मैं किस तरीके से कुछ पैरामीटर्स देखकर अपने लिए पता लगाता हूं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती है, कौन सी कंपनी में फ्यूचर्स के लिए ज्यादा अच्छी चीजें छुपी हुई हैं कंपेयर टू खराब चीजें। ये सारी बातें मैं आपके साथ ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगा एक एक कंपनी की तरफ, जहां पर हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारी चीजों को एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम यहां पर चलते हैं स्कैनेक्स पे, और स्कैनेक्स में हम देखेंगे किसी भी एक सेक्टर की किसी एक कंपनी को उठा के कि ये कंपनी हमें कैसी लग रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एट एनी पॉइंट इन टाइम दिस शुड नॉट बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। द आइडिया इज टू ओनली इक्विप यू विद सर्टेन फंडामेंटल्स, जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में होना डिजर्व नहीं करती। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन स्कैनेक्स और किसी एक कंपनी को उठाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने धन का स्कैनेक्स डॉट ट्रेड ओपन कर लिया है। स्कैनेक्स पे आपको मिलती है एनालाइज करने के लिए ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज। ये 5000 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा है, उसकी करंट फाइनेंशियल रेशियोज कैसी है, ये सारी चीजें स्कैनेक्स पे आपको पता लग सकता है। तो यहाँ पर आइए हम किसी एक सेक्टर की कंपनी उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे इंफोसिस पे, और हमने यहाँ पर इंफोसिस का चार्ट ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पर इंफोसिस का डेटा ओपन कर लिया है। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज डेटा सेट। रेवेन्यू होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, इबिटा होता है, ईबिट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं और न जाने क्या क्या। दोस्तों, इसमें से कौन से पैरामीटर से आपको एनालिसिस स्टार्ट करना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर यू गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज विच मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ट्रैक। अपार्ट फ्रॉम दिस, कौन से सेक्टर की कंपनी है, कौन सी मार्केट कैप है और अंदर कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ये चीजें भी यहां पर दे रखी है। एंड देन यू आर गिवन सर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग में एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक, किसका पैसा कितना लगा हुआ है कंपनी के अंदर, पीयर्स कौन कौन से हैं, कंपैरिजन के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस और साथ में टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये सारी चीजें आपको एक ही पेज पे मिल जाती हैं, लेकिन हम यहां पर चलेंगे सबसे पहले ओवरव्यू पे। और यहां पर
अराउंड 7,61,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप वाली ये कंपनी, जिसकी बुक वैल्यू 183 रुपीस है। मतलब किसी एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर देती है तो 183 रुपीस तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। वो बता रहा है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस प्राइस से 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना, 2 गुना कुछ भी महंगा ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे एक पैरामीटर की तरफ, जो पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट टेल्स यू द इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आपके जीवन की ग्रोथ कब होगी? या ऑलरेडी आप रिटायर्ड है या अपनी एज के 40s और 50s में है, आप मुझे बताइए आपके जीवन की सबसे बड़ी ग्रोथ कब हुई थी? आपने सबसे ज्यादा एसेट्स कब बनाए थे? दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही आपका नेट प्रॉफिट बचेगा और यही नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसी से कंपनीज अपने लिए एसेट्स बनाएंगी। तो दोस्तों, रेवेन्यू एक बहुत ही खास पैरामीटर है। लेकिन अगर आपकी लास्ट ईयर की इनकम 10 लाख रुपए, इस साल की इनकम 10 लाख रुपए, अगले साल की इनकम 10 लाख रुपए, उसके अगले साल की इनकम 10 लाख रुपए, अगर 10-10 लाख की इनकम है तो क्या आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं? लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख से बढ़कर 10 लाख 20 हजार हो गई, 10 लाख 40 हजार हो गई, 11 लाख रुपए हो गई, तो आपको लगता है आप ग्रो कर रहे हैं? तब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी इनकम स्टेटमेंट में रहेगा कि आपका रेवेन्यू इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आइए यहां पर हम एनालिसिस करते हैं इन्फोसिस का। यहां पर हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको यहां पर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन हमें क्वार्टरली नहीं चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम यहां पर इसको एनुअल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमें ये नंबर्स भी नहीं चाहिए, हमें यहां पर ग्राफ चाहिए। अब यहां पर ये पैरामीटर देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किस रेट से ये कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आप यहां पर नजर रखिएगा, इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना है। दोस्तों, पिछले एक साल में इस कंपनी ने सिर्फ 6% से ग्रो किया है, जबकि हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 7% और अप्रोक्सीमेटली 7%। तो ये कंपनी ने पिछले एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया है। पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इसने बेयरली इन्फ्लेशन को बीट किया है, और पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इसने इन्फ्लेशन को ऑलमोस्ट डबल के रेट से बीट किया है। दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अगर हम इन्फोसिस के इस लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें, तो क्योंकि इसने पिछले 2-3 साल में इन्फ्लेशन को कुछ खास बीट ही नहीं किया है, इसमें रिटर्न्स भी उतने ज्यादा जनरेट नहीं हुए हैं। ये पिछले 3 साल का चार्ट है, 2021 दिसंबर से लेकर आज हम नवंबर एंड पे आ गए हैं। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने हार्डली कोई रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन पिछले 5 साल में जहां पर ये इन्फ्लेशन को ऑलमोस्ट डबल के मार्जिन से बीट कर रही है। अगर हम पिछले 5 साल के रिजल्ट्स को देखें तो पिछले 5 साल में, हम कोविड से पहले की पीरियड पे चलते हैं, 2019 से लेकर अभी इसने 160% का रिटर्न दिया है। यहां पर अगर हम किसी और कंपनी का एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल हम आईटी में ही किसी और कंपनी में चलते हैं, लेट अस से एलटीआई माइंडट्री, ये भी सेम सेक्टर को बिलोंग करती है, सेम इंडस्ट्री को, ये भी सेम सेक्टर और सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और यहां पर भी अगर हम एनुअल डेटा पे चलते हैं, पिछले एक साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट तकरीबन 7.5%, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा। पिछले 3 साल का 10.5% के आसपास, विच इज गुड। पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज 26.44। और यहां पर अगर हम एलटीआई माइंडट्री देखते हैं, तो पिछले 2-3 साल में इसने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, -13%। पिछले 5 साल को अगर हम देखें तो सेम पीरियड से इसने 300% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, इन्फोसिस से ज्यादा। अब इसमें एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी छोटी थी इसलिए ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाई। लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस जो मुझे लगता है ज्यादा मैटर करता है, वो ये है क्योंकि इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ ज्यादा तेजी से बढ़ी है, इसीलिए इस कंपनी ने इन्फोसिस से अच्छे रिजल्ट। यहां पर अगर हम एक और कंपनी का भी एग्जांपल उठा के देख लेते हैं अपनी बात को कंफर्म करने के लिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स उठाते हैं। ये भी आईटी सॉफ्टवेयर में है, सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और यहां पे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, और यहां पर भी एनुअल्स ग्राफ 1 ईयर में अगर हम देखें तो 18% से रेवेन्यू ग्रोथ रेट हुई है। इजंट दिस अमेजिंग? 3 साल का अगर हम देखें तो 19% से रेवेन्यू ग्रोथ रेट हुई है, इन्फ्लेशन से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा। और पिछले 5 साल को अगर हम देखें तो इसने इन्फ्लेशन को कम से कम 3 गुना के लेवल से उसको बीट किया है। परसिस्टेंट सिस्टम के अगर हम चार्ट को देखें तो सेम सेक्टर
सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हुए पिछले एक साल में इसने इंफोसिस, एलटीआई, माइंडट्री सबको पीछे छोड़ते हुए पिछले एक साल में एटलीस्ट इसने उन सभी अपने पीयर्स को पीछे छोड़ा है। ना सिर्फ पीछे छोड़ा है, 74% रिटर्न इसने एक साल में जनरेट किए हैं। अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखें, वहां पर एलटीआईएम और इंफोसिस का चार्ट सेम लेवल पे दिख रहा था, लेकिन अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें पिछले 3 साल के, तो 2021 के लेवल से अगर हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो 163% रिटर्न इसने 3 साल में ही दी है, जो उनमें से कुछ कंपनीज ने 5-5 साल में दिए थे। और यहां पर अगर हम इसको 2019 के उस लेवल से कंपेयर करते हैं तो इसने 1638% रिटर्न दिए हैं, which has become 16 times। अब दोस्तों, इंफोसिस की मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ की, एलटीआई माइंडट्री की मार्केट कैप 1.75 लाख करोड़ की। हमने मान भी लिया कि यहां पर डिफरेंस मार्केट कैप की वजह से आ रहा था, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम और एलटीआई माइंडट्री में जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास का ही फर्क है। हाँ, पिछले वाले में 5, 6, 7 गुना के आसपास का फर्क था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 1.5 से 2 टाइम्स के आसपास का डिफरेंस है। तो यहां पर तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। तो दोस्तों, यहां पर मेरे ख्याल से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट कैप एक पैरामीटर हो सकता है कि छोटी कंपनी ज्यादा तेजी से बढ़े, इसके चांसेस ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रांगली कन्विंस्ड इस बात से ज्यादा हूं कि इसमें ज्यादा बड़ा रोल इस कंपनी की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल इसकी रेवेन्यू ग्रोथ में किया है। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में पहला पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए वो होता है रेवेन्यू ग्रोथ रेट, जिसके बेसिस पे हमने एक ही इंडस्ट्री की, एक ही सेक्टर की 3 कंपनी को एनालाइज किया और हमने ये देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ रेट, जो कंपनी, आई एम स्पीकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर, जो कंपनी इन्फ्लेशन को तसल्ली से डबल के मार्जिन से बीट करती रहती है, उसके लिए ग्रो करना इज रिलेटिवली इजी कंपेयर टू इट्स पीयर्स उसी इंडस्ट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि लोगों को, उसके क्लाइंट्स को, उसके कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की है जिसका रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। और जब तक आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, आप ग्रो और आप प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए दोस्तों, अगर आपको पहले पैरामीटर से स्टार्टिंग करनी है तो वो होगा रेवेन्यू ग्रोथ रेट। रेवेन्यू ग्रोथ रेट किसी भी कंपनी का एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे और प्रेफरेबली इन्फ्लेशन के डबल के मार्जिन से बीट करे। अगर आपको किन्हीं 2, 3, 4, 5 कंपनीज को एनालाइज करना है तो आई वुड से सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आप मेरी बात से कन्विंस्ड है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप क्या क्या देखते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो में से सबसे ज्यादा वेटेज किसको देते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज, अच्छे लाइक्स, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनकम स्टेटमेंट में ही सेकंड पैरामीटर कौन सा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके कमेंट्स आने के बाद। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.